गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। सभी का स्वागत है। तो हम पिछली कक्षा में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद इंग्लिश एडवर्बियल्स और हिंदी एडवर्बियल्स के बारे में भी चर्चा की, डिस्कशन किया और हमने कुछ हिंट भी सीखे और उस हिंट्स के आधार पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब को हम सही से यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी कुछ मुख्य रूल्स भी थे जिसके आधार पर हम करेक्ट फॉर्म और वर्ब को क्या कर सकते हैं, सही भर सकते हैं, राइट यानी करेक्ट भर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुख्य रूल्स: यूनिवर्सल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, न्यूज हेडलाइंस से, कॉमेंट्री से। तो ये कुछ क्या थे, कंडीशनल सेंटेंस, ये तो मुख्य रूल्स थे। और उनकी टाइमिंग एडवर्ब जैसे ऑलवेज, जनरली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, व्हेनेवर, ओकेजनली, एवरी प्लस टाइम, टाइम की जगह इवनिंग, मॉर्निंग, ये सभी क्या होता है, टाइम, जितने भी टाइम वर्ड है वो टाइम की जगह यूज होता है किसके साथ, एवरी प्लस के साथ, ईच प्लस टाइम। तो ये सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या थी, टाइमिंग एडवर्बियल्स। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही होगा। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, आए तो वह वाक्य कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही होगा। और कुछ विशेष पहचान कभी कभार वाक्यों में ये भी मिलती है, विशेष, हुआ है, हुआ हूँ, हुई है, हुई हूँ, हुए हूँ, ये तो ये भी इनकी क्या है, पहचान है। और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त यानी कार्य क्या रहता है, जारी रहता है। पर कार्य हमेशा क्या रहता है, जारी रहता है, यानी वो कार्य उस समय क्या हो रहा है, चल रहा है। तो उस टेंस के कुछ मुख्य नियम, ये तो हिंदी वाक्यों की पहचान। और हमें कुछ पहले हिंदी वाक्य इस पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन करना आए तो हम यानी उस कंसेप्ट, हिंदी वाक्यों के कंसेप्ट को समझ लिया जाता है तो हमें इंग्लिश सेंटेंस को समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले हिंदी में बता रहा हूँ। तो इसके मुख्य नियम इस टेंस में, कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इज आर एम का यूज होता है। इस टेंस में किस सहायक क्रिया का यूज होता है, इज आर एम। अब हम इन इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ करते हैं, एम का किन कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं। तो ये हमें क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि इज का प्रयोग कब होगा, कहाँ होगा, किन किस से होगा, आर का प्रयोग कब होगा, कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये हमें कुछ क्या करना चाहिए, इन कंसेप्टों को भी क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो यूज ऑफ इज, सबसे पहले इज का प्रयोग, यूज ऑफ इज का प्रयोग। जब कर्ता, जब वाक्य में क्या दिया, कर्ता क्या दिया गया हो, ही, सी, इट। जब वाक्य में कर्ता ही, सी, इट, ये तो तीनों तीनों क्या है, प्रोनाउन, कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। तथा सिंगुलर नाउन जैसे राम, सीता, ये क्या है, सिंगुलर नाउन हो तो इसका यूज होता है। जब कर्ता ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन हो तो इसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग। जब कर्ता, जब वाक्य में कर्ता क्या हो, वी, यू, दे,
ये प्लूरल प्रोनाउन है। तथा प्लूरल नाउन हो, बर्ड्स है, राम एंड सीता है, यानी ये कोई कंजक्शन से दो व्यक्ति आपसे क्या हो, दो व्यक्तियों के नाम जुड़ा हो तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। तो किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब यूज ऑफ एम, एम का प्रयोग जब कर्ता केवल आई यानी ओनली आई के लिए एम बना है। किसके लिए बना हुआ है, एम आई के लिए बना हुआ है। जब जिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई सब्जेक्ट दिया गया हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या लगेगा, आई एन जी। इस टेंस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग होगा। अब हमें पहले तो इनके मुख्य नियमों को पहचाना पढ़ा, यानी आर का प्रयोग कहाँ होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मैन वर्ब का प्रयोग होता है। मैन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी आईएनजी वाला नियम फोर्थ फॉर्म, इसको इसे पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, यानी फोर्थ फॉर्म को। अब है पहला, हम हमारे वाक्य टेंस पर चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य का सबसे पहले हमें क्या देखना है, फॉर्मूला। सकारात्मक वाक्य के सबसे पहले फॉर्मूला, पैटर्न, यानी फॉर्मूला लिख लो, या पैटर्न यानी इसका अर्थ होता है सूत्र। सब्जेक्ट, सबसे पहले सर्वप्रथम किसका, कौन सर्वप्रथम क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस एच वी, इज आर एम, प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कम्प्लीमेंट, प्लस एडवर्बिल्स। कम्प्लीमेंट की मतलब होती है आकृति, एडवर्बिल्स और पहचान, प्लस पुलिस, प्लस स्टॉप। एग्जाम्पल, बच्चे रो रहे, बच्चे रो रहे, चिल्ड्रन, बच्चे क्या है, कर्ता, बच्चे इसमें क्या है, सब्जेक्ट, और रोना, रोना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो बच्चे रो रहे, तो बच्चे को, बच्चे एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो बच्चे रो रहे हैं, चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है, बहुवचन नाउन है तो क्या होगा, प्लूरल नाउन है तो क्या लगेगी, आर। चिल्ड्रन आर, और रोना वीप, वीप के साथ क्या जोड़ दो, आई एन। चिल्ड्रन आर वीपिंग, बच्चे रो रहे हैं। वह टीवी देख रही है, वह टीवी देख रही है। तो वह किसके लिए है, स्त्री के लिए। तो स्त्री के लिए ये क्या हो गया इस वाक्य का, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सी, पहले क्या रहेगा, सी। और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। सी इज, देखना, वॉच। जब कोई ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं तो किसका प्रयोग होगा, वॉच है मैन वर्ब का प्रयोग होगा। ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किसका होगा, वॉच मैन वर्ब का प्रयोग होगा। तो सी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। तो ये कार्य, उसका काम क्या है, जारी, टीवी देखना उसका कार्य लगातार क्या रहा है, जारी। रमेश खाना खा रहा है, तो रमेश इज ईटिंग फूड, रमेश इज ईटिंग ए फूड, रमेश इज ईटिंग ए फूड। तो ये हो गया प्रजेंट, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आईएनजी का लगाने के कुछ नियम देखेंगे। आईएनजी कहाँ कैसे लगती है, कहाँ किस आईएनजी का किस प्रकार प्रयोग होता है, कौन से मेन वर्ब के साथ कब किया जाता है। तो हम कुछ वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम भी पढ़ेंगे। तो ये भी हमें कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। उसके कुछ हिंट दिए गए हैं, आप उस हिंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। पहले समझ लेना, फिर उसको अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये इतना अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लो। पहले ये इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, साफ दिख रहा है सभी को? थोड़ा सा कि प्रॉब्लम हो जाती है कुछ। तो अब आगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है गाय, एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है। तो इसमें पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? गाय। गाय घास खा रही है। तो सबसे पहले गाय, गाय क्या खा रही है? घास। तो इस एग्जाम्पल को हम पहले, गाय क्या हो गया? सब्जेक्ट। खाना क्या हो गई? खा रही क्या हो गई? मेन वर्ब। और घास उसका क्या हो गया? कारण, यानी खाना। गाय क्या खा रही है? घास खा रही है। घास कौन खा रही है? गाय खा रही है। तो पहले गाय का मीनिंग, द काउ। काउ के साथ गाय एक है। काउ इज ईटिंग ग्रास। काउ इज ईटिंग ग्रास। फुल स्टॉप। गाय क्या खा रही है? घास खा रही है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सोहन, सोहन खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है। सोहन खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है। तो सोहन खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है, तो पहले क्या आ जाएगा? सोहन इज ए वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। सोहन खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है। सोहन खेत में कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हमने पीछे पीडीएफ में देख लिया और कुछ में दो एग्जाम्पल बना कर भी दे दिया आपको। तो इस प्रकार आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज की प्रयास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आपको ये भी होगा इस तरह में कुछ समझ में आ रहा है, हम वाक्यों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और हम अब कुछ वर्ब्स के अंत में आईएनजी लगाने के कुछ क्या देखेंगे, किस प्रकार लगाते हैं उनके नियम, कुछ मुख्य नियम है। तो अंत में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं। तो आईएनजी लगाने के, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। तो नियम नंबर 1, जिस क्रिया के अंत में ई दी गई हो, जिस क्रिया के अंत में क्या हो? ई दी गई हो। जिस क्रिया के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर दो? हटा दो। ई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। जैसे COME, कम। कम का क्या हो जाता है? ई हटा दो। COMING, कमिंग। COMING, कमिंग। उसके बाद TAKE, टैक। TAKE तो क्या हो जाएगा? ई हटा दो। TAKING, टैकिंग। MOVE तो ई को हटा दो। MOVING। इस प्रकार जिस प्रकार कुछ वर्ब्स के अंत में क्या दी हुई हो? ई दी गई हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर दो? हटा दिया जाता है। यानी ई को हटा दो और क्या जोड़ दो? अंत में आईएनजी जोड़ दो। नेक्स्ट नियम,
नेक्स्ट है एक सिलेबल, यानी एक सिलेबल मात्र सिलेबल वाली जिन वर्ब के अंत में, एक सिलेबल वाले जिन वर्ब के अंत में यानी डबल दिया गया हो, अंत में एक ही कॉन्सोनेंट, यानी एक ही क्या दिया गया हो, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, और उससे पहले केवल एक वोवल, ए ई आई ओ यू, वोवल कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 हो, तो आई एन जी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या कर दो, डबल कर दो, अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या कर दो, डबल, और अंत में क्या जोड़ दो, आई एन जी। एस टी ओ पी स्टोव, वो एग्जाम्पल है, एस टी ओ पी स्टोव, स्टोव का क्या हो जाएगा, एस टी ओ पी को क्या कर दो, डबल कर दो, एस टी ओ डबल पी आई एन जी स्टोपिंग। एस सिट, एस आई डबल टी आई एन जी सीटिंग। रन, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग। कट, सी यू डबल टी आई एन जी कटिंग। तो इस प्रकार ये नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। क्लियर, यानी जिन वर्ब के अंत में क्या दी गई हो, ई दी गई हो तो आई एन जी जोड़ते समय ई को हटा दो, आई एन जी जोड़ दो, और जिन वर्ब के अंत में कौन सिंगल कॉन्सोनेंट यानी एक ही कॉन्सोनेंट दिया गया हो और उनसे पहले सिंगल वोवल हो, यानी एक ही अंत में कॉन्सोनेंट और उनसे पहले सिंगल वोवल हो, तो अंतिम अक्षर को क्या कर दो, डबल कर दो। नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट रूल, तो नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, पहले नोट कीजिए इतना, फिर अगले नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, नोट कीजिए, नोट कर लिए, क्लियर। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल भी साथ में लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल, नियम नंबर 3, नेक्स्ट रूल है नियम नंबर 3, कुछ वर्ब्स जिनके अंत में आई ई, जिनके अंत में क्या हो, आई ई आते हो, उनमें आई एन जी जोड़ने पर, नहीं सॉरी, आई ई आती हो, तो जिनमें कुछ वर्ब्स, सॉरी दोबारा नियम को दोबारा पढ़ी, कुछ वर्ब्स जिनके अंत में आई आते हो उनमें आई एन जी जोड़ने पर आई के स्थान पर क्या कर दो, वाई कर दो, यानी कुछ वर्ब्स होती है जिनके अंत में हमें क्या दी हुई होती है, आई ई दी होती है, और उसके अंत हमें आई एन जी लगाते समय आई ई को किस में बदल दो, वाई में बदल दो, अंत में और क्या जोड़ दो, आई एन जी जोड़ दो। जैसे एल आई ई, लाई, लाई मानी हुआ झूठ बोलना या पड़े रहना, तो लाई का क्या हो जाएगा, आई किस में बदल जाएगा, वाई में, एल वाई आई एन जी लाइव। तो ये हो गया डी आई ई, डाई, डी वाई आई एन जी डाई। क्लियर। नेक्स्ट रूल, यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल वोवल, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या दिया गया हो, सिंगल वोवल दिया गया हो, सिंगल वोवल दिया गया हो तथा प्लस सिंगल एल, यानी किसी वर्ब के अंत में क्या हो, सिंगल वोवल और सिंगल एल हो, तो आई एन जी जोड़ने से पूर्व एल को क्या कर दो, डबल कर दो। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके अंत में क्या होता है, सिंगल एल दिया होता है, विशेष तौर से हमें ध्यान में रखना है एल वाला, और उससे पहले क्या होना चाहिए, सिंगल वोवल, तो एल को क्या कर दो, डबल कर दो, अंतिम एल है उनको क्या कर दो, डबल कर दो, तथा अंत में क्या जोड़ दो, आई एन जी जोड़ दो, यानी एल शब्द को क्या करना है, डबल। जैसे क्वारल, क्वारल का क्या हो जाएगा, क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल आई ई एन जी, क्वारलिंग। ट्रेवल, तो अंतिम एल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रेवलिंग। क्लियर। नेक्स्ट रूल, कुछ वर्ब्स के अंतिम अक्षर, कुछ वर्ब्स के अंतिम अक्षर से पहले दो वोवल्स,
यानी कुछ स्वर के अंतिम स्वर अक्षर से पहले क्या हो, दो स्वर हो, वोवल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। ये ध्यान में रखना। यानी अंतिम अक्षर तो देख लेना सिंगल हो, लेकिन उससे पहले डबल वोवल ना हो। डबल वोवल है तो अक्सर क्या नहीं होगा, डबल नहीं होगा। सिंगल वोवल है तो ही क्या होगा, डबल होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर उन एक यानी एग्जाम्पल यानी स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ब के स्पेलिंग क्या है तो उनको पहले देखना, ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, READ, रीड, यानी सामान स्वर, कोई जरूरी नहीं है कि सामान स्वर आए, सामान भी आ सकता है, विपरीत स्वर डबल ना हो, यही देखना है। जैसे READ, रीड, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, ईट, ईटिंग, यानी इसमें डबल स्वर है। सभी इन स्पेलिंगों में वीप, वीपिंग, वेट, वेटिंग। तो ये क्या हो गया, आपके आईएनजी जोड़ने के नियम। अब है नोट, एक विशेष नियम है। जिन क्रियाओं के अंत में वाई या डबल एल हो, जिन क्रियाओं के अंत में क्या हो, वाई या डबल एल हो, तो वाई या डबल एल हटाना नहीं है, यानी हटता नहीं है, तथा अंत में क्या जोड़ दो, सिर्फ आईएनजी जोड़ दो। अब आपको डबल एल दिया हो, उससे पहले वो एल है, तो आप उसको ट्रिपल एल कर देते हो, तो ट्रिपल एल कभी नहीं होगा, डबल एल। और वाई को क्या नहीं करना है, हटाना नहीं, ना ही वाई को हटाना है, नहीं डबल एल को हटाना है। तो अंत में क्या जोड़ दो, आई एन जी। जैसे फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्लाई का क्या हो जाएगा, FLYING, फ्लाई। फ्लाई मानी आपको अर्थ तो आता होगा उच्चारण और अर्थ से, मीन्स तो फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना। किल, KILL, किल, इसमें क्या है, अंत में डबल एल है, तो किल मानी मारना, किलिंग। जैसे एग्जाम्पल, देख लेते हैं। शेर जंगल में दौड़ रहा है, शेर जंगल में दौड़ रहा है, तो शेर इसका क्या हो गया, वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट। जंगल में कौन दौड़ रहा है, शेर कहाँ दौड़ रहा है, तो ये क्या क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। और इन क्वेश्चनों का हमें टेंस आता है, तो हम इन क्वेश्चनों का उत्तर सोल्व कर सकते हैं, यानी उत्तरों का, क्वेश्चन का उत्तर आंसर दे सकते हैं। तो शेर का मीनिंग होता है द लोइन, लोइन द लगा दो या नहीं लगाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है। लोइन इच, लोइन के साथ साइकिल क्या है, शेर एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इच। द लोइन इज रनिंग इन द फॉरेस्ट, तो RUNN, यानी क्या हो गया, एन अंतिम अक्षर क्या है, एन, वो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, सिंगल वोवल, तो अंतिम अक्षर क्या हो गया, डबल हो गया। तो द लॉयन इज रनिंग इन द फॉरेस्ट। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस और आईएनजी लगाने के नियम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस से, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न, सूत्र, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस HV, HV क्या रहेगी, इज आर एम, प्लस नोट, प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीमेंट, प्लस एडवर्बियल्स, प्लस प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया है, यहाँ पर क्या रहेगा, फुल स्टॉप। तो हम इसके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। आज वर्षा नहीं हो रही है, यानी इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक होता है, यानी नोट का प्रयोग होता है। आज वर्षा नहीं हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अब कुछ विद्यार्थी ये देखते हैं कि आज इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। ये आज सब्जेक्ट नहीं है, ये इस वाक्य की एडवर्बियल्स है, टाइमिंग एडवर्ब है, यानी टाइमिंग एडवर्ब बता रही है कि वर्षा कब हो रही है, आज हो रही है। तो ये तो उसका क्या होगा, टाइमिंग एडवर्ब हो गई। इसमें करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्षा, तो इस वर्षा का क्या हो जाएगा, द रेन। रेन, वर्षा क्या होती है, हमेशा एक वचन, तो एक वचन होती है, तो क्या आएगा, द रेन इज, द रेन इज, द रेन इज नोट, यानी नोट का प्रयोग होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है, नोट, यथास्थान।
बिकम, बिकम के अंत में क्या आती है? ई आती है, तो आईएनजी जोड़ते समय ई को क्या कर दो? हटा दो। बिकमिंग टुडे, एडवर्ब विल सब वो वाक्य की क्या हो गई? एंड में। द रेन इज बिकमिंग, द रेन इज नॉट बिकमिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है। सेकंड सेंटेंस, किसान खेत में फसल नहीं काट रहा है, किसान खेत में फसल नहीं काट रहा है। तो द फार्मर इज नॉट कटिंग, द फार्मर इज नॉट कटिंग क्रॉप इन द फार्म, द फार्मर इज नॉट कटिंग क्रॉप इन द फार्म। तो किसान क्या नहीं कर रहा है अपने खेत में? क्या नहीं काट रहा है? फसल। फसल का मीनिंग होता है क्रॉप। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? यानी खेत में फसल कौन नहीं काट रहा है? किसान। किसान फसल कहाँ नहीं काट रहा है? खेत में। किसान खेत में क्या नहीं काट रहा है? फसल। तो यहाँ पर क्या बनते हैं? 3-4 क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो एग्जाम में द टीचर ब्लैंक्स नोट ब्लैंक्स गो कोष्टक में दे दिया टू स्कूल टुडे। तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि टुडे क्या है? टाइमिंग एडवर्ब। जब हम इंग्लिश एडवर्ब विल्स पढ़ेंगे तो टुडे आपको आगे देखने को मिलेगा, या यानी टाइमिंग एडवर्ब में। द टीचर ब्लैंक्स नोट ब्लैंक्स गो टू स्कूल टुडे। तो टीचर एक वचन है, बहुवचन, एक सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। नोट गो के साथ क्या लगा दो? गोइंग। इज नोट ए गोइंग। द टीचर इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। दूसरा सेंटेंस, चिल्ड्रन ब्लैंक्स नोट ब्लैंक्स मेक नॉइज इन द क्लास नाउ। तो इसमें नाउ क्या है? टाइमिंग एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन बच्चे बहुवचन है तो क्या लगेगा? आर। क्या लगेगी? आर। और मैक के साथ क्या लग जाएगा? ING, मैकिंग। द चिल्ड्रन आर नोट मैकिंग नॉइज इन द क्लास नाउ। तो ये हो गया एग्जाम में पूछे जाने वाले करेक्ट फॉर्म और वर्ब के क्वेश्चंस, किसके आधार पर? टेंस के बेस पर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी तीसरा सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न, पैटर्न क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? पहले। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा? पहले प्रयोग होगा। और अंत में किसका प्रयोग होगा? क्वेश्चन मार्क्स का। तो पहले HV, HV प्लस HV क्या लगेगी? इज आर एम। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसों में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? किन हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग होगा? वर्ब्स का प्रयोग होगा इज आर एम। HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बल्स प्लस क्वेश्चन से मार्क। सेकंड, ये तो है फर्स्ट फोर पैटर्न। सेकंड पैटर्न, WH वर्ड प्लस HV इज आर एम प्लस MV फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। इन दोनों पैटर्नों के आधार पर आप क्या कर सकते हो? एग्जाम्पलों को सॉल्व कर सकते हो, उदाहरणों को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये समझ लेना कि आपको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? समझ में आएगा, निश्चित रूप से डेफिनेटली समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या? मोर छत पर नाच रहा है। मोर छत, यानी क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन। क्या मोर छत पर नाच रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर पैटर्न यूज होगा। तो पहले क्या है? मोर एक क्वेश्चन है तो इज पिकॉक, मोर क्या है इसमें? सब्जेक्ट। नाचना क्या है? मेन वर्ब। डांस, और डांस के साथ क्या हो जाएगा? ING, डांसिंग। और किसके ऊपर नाच रहा है? छत के ऊपर नाच रहा है, यानी सटा हुआ है तो क्या होगा? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग, द रूफ क्वेश्चन मार्क। इज पिकॉक डांसिंग ऑन द रूफ क्वेश्चन है मार्क। क्या मोर छत पर नाच रहा है? सेकंड सेंटेंस, बच्चे मैदान में क्यों दौड़ रहे हैं? बच्चे मैदान में दौड़ने का कारण क्या है? बच्चों का मैदान में दौड़ने का कारण हमें क्या पूछ रहा है? कारण पूछ रहा है। स्वयं पता चल रहा है, वाक्य को पढ़ो
और पता चलेगा इसमें क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। तो बच्चे कुछ आपकी मेहनत के लिए, वज़न कम करने के लिए, आर्मी में भर्ती आर्मी रिक्वायरमेंट के लिए, यानी आर्मी सेना भर्ती के लिए। तो बच्चे कुछ क्या करते हैं, कबड्डी के लिए या लॉन्ग रेस, लंबी दौड़ के लिए क्या करते हैं, मैदान में दौड़ते हैं। तो ये उनके क्या पूछ रहा है, रीज़न। तो रीज़न वाई से पूछा गया। तो पहले क्या आएगा, वाही आर चिल्ड्रन। बच्चे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो बच्चे ए, मैदान में क्यों दौड़ रहे हैं। वाई आर चिल्ड्रन रनिंग इन द ग्राउंड, वाई आर चिल्ड्रन रनिंग इन द ग्राउंड। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 वाक्यों को क्या किया, समझा है। तीनों वाक्यों के पैटर्न और कुछ हमें एग्जाम्पल देखें। अब वे आप इनको अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इनके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोलो एक्सरसाइज कीजिए। किताबों में, टेक्स्ट बुक से, अपने अपने घर पड़ोस में या अपने साथ के बड़े भाई बहन से पूछकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज समझने की कोशिश करें। और जितना एक्सरसाइज समझोगे उतनी ही इंग्लिश इजी होती जाएगी। इंग्लिश का ये एक कहावत भी है, एक रूल भी है। जितना आप इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा एक्सरसाइज समझोगे, यानी रटने से प्यारे विद्यार्थियों ये याद नहीं होती है। इनके कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये मान के चलो कि इंग्लिश हमें क्या हो गई, समझ में आने लगी। हम इंग्लिश के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम आज इन तीन तीन सेंटेंस के बारे में पढ़ा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, इनके एग्जाम्पल, सामूहिक में एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल की ओर अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कीजिए साथ साथ। गीता बाजार क्यों जा रही है। गीता बाजार क्यों जा रही है, यह आपका होमवर्क है, आपको घर पर करना है हिंदी में। गीता बाजार क्यों जा रही है, क्वेश्चन मार्क। SW, होमवर्क। नोट कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट लिखो। आज आकाश में बिजली नहीं चमक रही है। आज आकाश में बिजली नहीं चमक रही है। आज आकाश में बिजली नहीं चमक रही है। गीता बाजार क्यों जा रही है, आज आकाश में बिजली नहीं चमक रही है। नोट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा अपनी माता के साथ बाजार क्यों
नहीं जा रही है। साथ साथ लिखे नहीं आप। राधा अपनी माता के साथ बाजार क्यों जा रही है? ये एग्जाम्पल करके आप कमेंट कीजिए। जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें कुछ दिक्कत है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लास्ट सेंटेंस और उनकी इंग्लिश एडवर्बियल्स। थैंक यू, गुड नाइट।